तो रेसिपी मार्केट के जो जाते हैं तो स्टैट्स के फार्मूले मार्केट की रेसिपी के तौर पे हम यूज करेंगे। कोई बच्चा है घर में, वो ब्लॉक गेम ले आता है और उसके पास कुछ बेसिक ब्लॉक्स होते हैं। वो उन ब्लॉक्स की मदद से मुख्तलिफ स्ट्रक्चर बनाता है। कभी वो कह देता है जी कि मैं इसको जोड़ रहा हूँ तो मैंने ये एक एरोप्लेन बना दिया है। कभी वो कह रहा है मैंने इस तरह से जोड़ा तो शिप बन गई है। उसके पास होते हैं वही ब्लॉक हैं, सिर्फ उसको मैन्युफैक्चरिंग करते वक्त वो डिफरेंट कंपोनेंट को डिफरेंट वे से कंबाइन करता है, ज्वाइन करता है और उसके लिए डिफरेंट स्ट्रक्चर बनते जाते हैं। स्टैट्स में भी एग्जैक्टली यही है। आप समझ लें, स्टैट्स का फार्मूला, मुख्तलिफ फार्मूले जो हैं वो स्ट्रक्चर है। उन स्ट्रक्चर को बनाने के लिए कुछ बेसिक ब्लॉक्स चाहिए। हम उन ब्लॉक्स को जोड़ेंगे, कंबाइन करेंगे तो वो स्ट्रक्चर बन जाएगा, यानी स्टैट्स का फार्मूला बन जाएगा। अब उस स्टैट्स के फार्मूलों को कैलकुलेट करना जाहिर है कि दूसरा जॉब होगा। तो मैं आपको एक्चुअली स्ट्रक्चर समझा रहा हूं, उसके बेसिक इंग्रेडिएंट मैंने बताने स्टार्ट किए थे, जिसमें यह पढ़ा था कि स्टैटिस्टिकल साइंसेस में कोई भी करैक्टरिस्टिक जिसको आप नोट करते हो न्यूमेरिकली, हम उसे वेरिएबल कहते हैं। और वेरिएबल को लिखने के वक्त हम जो यूज करते हैं नोटेशन, वो हम यूज करते हैं एक्स की नोटेशन। एक्स की नोटेशन हम जो है वो यूज करेंगे, यानी कि जो इंग्लिश के लास्ट अल्फाबेट्स हैं, हम इंग्लिश के लास्ट अल्फाबेट्स की नोटेशन जो है वो यूज करते हैं। ऐसे ही मैंने एक हाइपोथेटिकल सी एग्जांपल ली कि किसी क्लास के कोई बच्चे हैं, उनके मार्क्स हमने नोट किए 2, 4, 5, 6 एंड 8, और उसके बाद कहा कि इनको अगर सम करना हो तो नोटेशन में कैसे लिखेंगे। एक्स आप कहेंगे ये एक डेटा है, और समेशन पढ़ते हैं हम इसे, सम पढ़ते हैं, और इस नोटेशन का मतलब होगा हमें इस डेटे को सम करना है। हम इस डेटे को सम करके और उसका आंसर 25 जो है वो हम कैलकुलेट कर पाएंगे। समेशन एक्स स्क्वायर, आप अगर इस समेशन को छोड़ दें तो फिर आपको वैल्यूज को, डेटे को स्क्वायर करना है। आप कहेंगे सर ये तो 5 वैल्यूज हैं, डेटा 5 वैल्यू का है, आपने कहा स्क्वायर करना है तो किसको सम ना कर लें। मैंने सम का वर्ड बोला, मैंने तो कहा डेटे को स्क्वायर करें। आपके 5 वैल्यू तो किसको स्क्वायर करें, सबको स्क्वायर करें। तो सबको आपको स्क्वायर करना है। इस नोटेशन का मतलब है पहले ये काम करें, यानी कि सारा डेटा वैल्यूज जो है उसको आपने स्क्वायर करना है, एंड देन क्या करना है, देन सम करना है। तो सम कर दिया, दैट बिकम्स 145। सम एक्स स्क्वायर करना है। मैथमेटिक्स में पहले पैरेंथेसिस ब्रैकेट सॉल्व की जाती है। यहां इस ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ सम एक्स, एक्स का सम एक्स लिखा हुआ है। तो आप कहेंगे पहले हम एक्स को सम कर लेंगे, कर लें सम। ये किया हुआ है, क्या आंसर आ रहा है 25, वो 25 यहां आ जाएगा। फिर 25 का स्क्वायर 625। तो फिर फर्क हो गया ना सेकंड और थर्ड में, सेकंड और थर्ड में डिफरेंस हो गया। सेकंड में क्या करना है, वैल्यूज को पहले स्क्वायर करना इंडिविजुअली, बाद में सम अप्लाई करना है। और सम एक्स होल स्क्वायर में क्या करना है, वैल्यूज को पहले सम कर लेना है, स्क्वायर बाद में अप्लाई करना है। तो लिखने में फर्क है ना। तो वो हो गया सम स्क्वायर, वो हो गया स्क्वायर सम। सेकंड है स्क्वायर सम, नीचे वाला है सम स्क्वायर। तो मेरा ख्याल है आपको ये डिफरेंस अब क्लियर हो गया होगा कि इनमें डिफरेंस क्या है। ये 3 इंग्रेडिएंट है ऐसा कह लें। और अभी तो नहीं, हमें एक एक 2, 4, 10 लेक्चर के बाद स्टैट्स का एक फार्मूला आपको मैंने पढ़ाना है। स्टैट्स का फार्मूला 1/n समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। इस फार्मूले की कैलकुलेशन के लिए हमें जितने भी इंग्रेडिएंट रिक्वायर हैं वो सब के सब ही हमारे पास अवेलेबल है। अगर मैं इसमें वैल्यूज पुट करूं, फॉर एग्जांपल 1/n से मुराद है नंबर ऑफ वैल्यूज इन द डेटा। समेशन एक्स स्क्वायर हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, वो 145 है, माइनस समेशन एक्स हम कैलकुलेट कर चुके हैं, वो 25 है, उसका स्क्वायर लेना है डिवाइडेड बाय 5।
तो मैं कह सकता हूं कि आपको तो ये फार्मूला फिर कैलकुलेट करना आ गया है। बिल्कुल, आप कहेंगे बिल्कुल आपने हमें 3 इंग्रेडिएंट सिखाए हैं, हमने सिर्फ मिक्सिंग ही की है। एक मैंने आपको ये इंग्रेडिएंट, सेकंड और थर्ड, और इसके बाद आपने क्या किया है, सिर्फ और सिर्फ आपने इन इंग्रेडिएंट की मिक्सिंग की है, इनको इकट्ठा किया है, और आपके लिए स्टैट्स की रेसिपी तैयार हो गई, स्टैट्स का फार्मूला तैयार हो गया। मैं आपको एक एक आपकी जो परेशानी है कि जी फार्मूला कैलकुलेशन, वो मैं आपकी इस वक्त जो है वो रिमूव कर रहा हूं। अच्छा, इसके बाद एक और जो बड़ा इशू आप लोगों को आता है, वो आता है कि जब आप कोई चीज, फार्मूला तो चले वैल्यूज तो पुट कर देते हैं और फार्मूला में वैल्यूज वगैरह प्लेस कर लेते हैं, लेकिन जो एक आपको और इशू आता है वो आता है कि आप लोग कैलकुलेटर पे इसको प्रॉपरली जो है वो सॉल्व नहीं कर पाते, यानी कि आपको मुश्किल लगती है उस कैलकुलेटर से आपसे सही तौर पे वो कैलकुलेशन नहीं हो पाएंगी, मुश्किल हो जाता है आपके लिए कैलकुलेटर को यूज करना। डायरेक्ट जिस तरह से हम लिखते हैं इसी तरह से फार्मूला कैलकुलेटर पे लिखा जा सकता है, लेकिन आई डोंट नो कि आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनके पास ये कैलकुलेटर इस वक्त अवेलेबल है। जो मैंने आपको बोला था कि जी इस टाइप का कैलकुलेटर आपके पास होना चाहिए, तो क्या आप में से कुछ लोगों के पास ये कैलकुलेटर्स अवेलेबल है? मैं आपसे जी चले सर। मैं आपसे यस पूछता सर। हूँ कि आपके पास ये कैलकुलेटर्स जो है वो अवेलेबल है कि नहीं है। देखिएगा कि अगर ये कैलकुलेटर में हमें जो प्रॉब्लम आती है या आप लोगों को जो आती है, जाहिर है कि आप बहुत ज्यादा मैथमेटिक्स या स्टैटिस्टिक्स की कैलकुलेशन से फेमिलियरिटी नहीं है, इसमें एक आप काफी टाइम, मैं लफ्ज बोलूंगा कि इस फार्मूले की कैलकुलेशन के लिए आप काफी टाइम अपना वेस्ट कर दोगे। ठीक, कैलकुलेटर अगर आपके पास अवेलेबल है, इस तरह का कुछ कैलकुलेटर, तो आपने अब क्या करना है, इस कैलकुलेटर का ये है मोड ऑप्शन, और आपने इस कैलकुलेटर की मोड ऑप्शन को नंबर 1 पे सेट कर लेना है। नंबर 1 जो मोड ऑप्शन है वो है आपके पास मैथ मोड, METH। जिनके पास अभी कैलकुलेटर है वो मेरे साथ कर ले, बाकी फिर बाद में देख लेंगे कैसे। मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं, आप कहेंगे अगर चेंज करें तो क्या होगा। देखिए, अगर मैं इसे स्टैट ऑप्शन पे ले जाता हूं तो यहां पर ये बदल गया, यहां स्टैट लिखा आ जाता है मोड। अगर मैं 6 को प्रेस करूं तो यहां पर कोई और ऑप्शन आना स्टार्ट हो जाती हैं, मैट्रिक्स। ठीक, और आपने सेट करना मैथ, आपने कहना यहां कहीं नहीं लिखा हुआ मैथ। ठीक है, नंबर 1 जो है ना बेसिकली वो उसे हम कहते हैं कंप्यूटेशनल मोड, COMP, वो मैथ मोड में आ गया, कैलकुलेटर आ गया मैथ मोड में। जिस तरह से ये डेटा लिखा गया है एग्जैक्टली आपने उसी तरह से ही कैलकुलेटर पर पूरी एक्सप्रेशन लिख देनी है। 1/5। देखिए, मैंने 1 डिवाइडेड बाय 5 नहीं पढ़ा, मैंने इसे पढ़ा 1/5, और लिखूंगा भी ऐसे 1/5। आपने कहना जी ओवर भी लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है। ये की अवेलेबल है, फ्रैक्शनल की अवेलेबल है। इसको प्रेस करें जरा, देखें ये उसी तरह के 2 बॉक्स बन गए। ऊपर वाले बॉक्स में कर्सर ब्लिंक कर रही है, 1 ऊपर वाले बॉक्स में ही होगा। अगर आप यहां 5 लिखेंगे तो इधर लिखा, जबकि हमें डिनोमिनेटर में 5 लिखना है। इस डिनोमिनेटर में 5 लिखने के लिए कर्सर को आप डाउन एरो, ये 4 डायरेक्शनल एरो कीज हैं, अप एरो, डाउन एरो, राइट एरो, लेफ्ट एरो, आप इसको डाउन एरो कर देंगे। डाउन एरो करेंगे, कर्सर देखे नीचे आ गए, नाउ इट्स 5। अब जो भी लिखेंगे वो इस 5 के साथ डिनोमिनेटर में ही टाइप होता जाएगा, जबकि हम इससे बाहर निकल के ये ब्रैकेट लगाना चाहेंगे। ब्रैकेट अवेलेबल है, ये देखिए, ओपनिंग पैरेंथेसिस, क्लोजिंग पैरेंथेसिस, लेकिन यहां अगर लगा दी मैंने तो ये तो यही शुरू हो जाएगी। डेल कर दें, डेल डिलीट, ये नहीं है। कर्सर को यहां लेकर आना है ऊपर वाले फ्रैक्शन में,
तो राइट एरो करें, आगे कर्सर को लेकर आएंगे, आप समझ लें वो नीचे से निकल के बाहर आ गई, लाइक दिस वन। कैसे? राइट एरो से, ओपनिंग ब्रैकेट 145 145 माइनस, आप कहेंगे फिर ये फ्रैक्शन में लिखना है जी, फ्रैक्शन में, ओके फ्रैक्शन प्रेस कर दे, 25 स्क्वायर, ये स्क्वायर बटन है, डिनोमिनेटर में 5, कर्सर इस वक्त न्यूमिनेटर में है तो डाउन कर ले 5, ब्रैकेट क्लोज करनी है, ब्रैकेट को ऑफ करना है, क्लोज करना है, न्यूमिनेटर में ले जाए और ब्रैकेट क्लोज कर। जो मैंने बोर्ड पर एक्सप्रेशन लिखी थी एग्जैक्टली वो एक्सप्रेशन मैंने इस वक्त कैलकुलेटर की स्क्रीन पे लिखी हुई है। फायदा इसका ये है कि आपको ये बार बार 145 डिवाइडेड बाय दिस मल्टीप्लाई दिस, फिर उसका आंसर कॉपी पे लिखा, फिर दोबारा किया, उसका आंसर कॉपी पे लिखा। अब एज सच आपको कोई चीज करने की जरूरत नहीं है, जस्ट आखिर पे आप इक्वल का बटन प्रेस कर दें तो इस पूरी एक्सप्रेशन का आंसर जो है वो 4 आ रहा है। तो दिस आंसर इज 4। इस फार्मूले की अगर आप कहें जी मैं आपको कैलकुलेशन कह रहा हूँ, छोड़ दें इस फार्मूले का नाम क्या है, अगर फर्ज करें इसकी कैलकुलेशन आपको डेटा से करनी पड़ेगी तो आप इजीली इसकी कैलकुलेशन जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। हाँ जी, क्लियर हुआ आपको ये चीज? किसी ने कोई चीज पूछनी हो मुझसे? एनीवन? सर कैलकुलेटर पे बता दें मोड कैसे ऑन होगा एक बार फिर। जी बोलिएगा। सर मोड? कैलकुलेटर पे ये जी जी मैं बता रहा हूँ। मोड कैसे ऑन होगा सर का? हाँ, कैलकुलेटर पे मोड कैसे ऑन होगा, कैलकुलेटर का बटन जब आप ऑन करेंगे तो कैलकुलेटर को ऑन होना चाहिए, लाइक दिस वन, ये इंडिकेट कर रहा है कैलकुलेटर इस वक्त ऑन है, ये ऑन बटन है। ऑन बटन के साथ ही मोड का बटन है, MODE मोड, कैलकुलेटर का ऑन बटन, साथ ही लेफ्ट साइड पर मोड बटन। अब इस मोड बटन में आपको 8 ऑप्शन आ रही हैं, आपने मैथ मोड में अपने कैलकुलेटर्स को रखना है नंबर 1 के साथ, और इसकी गारंटी ये होगी कि यहाँ वर्ड जो है वो मैथ का लिखा हुआ नजर आ जाएगा आपके लिए। तो आपका कंफर्म हो गया कि योर कैलकुलेटर इज नाउ ऑन मैथ मोड। जी, कोई और किसी ने कुछ पूछना हो मुझसे? चलो जी, आपने कुछ पूछना है तो नेक्स्ट नोटेशन है कि डेविएशन, डेविएशन डिफरेंस को बोलते हैं, डेविएशन ऑफ वैल्यूज फ्रॉम एनी नंबर कैसे कैलकुलेट करना है। नोटेशन में हम लिखेंगे, अगर आपको लिखना है डेविएशन, वैल्यूज को हम एक्स से लिखते हैं, डेविएशन आप क्या जी बताएं किससे? 6 से। 6 से क्यों? वैसे प्रैक्टिस करा रहा हूं, जब जब किसी चीज की जरूरत होगी तो बताऊंगा कहां से कैलकुलेट करनी है, फिलहाल आपको डेविएशन का वर्ड एक्सप्लेन करना है। तो ये है डेविएशन ऑफ वैल्यू फ्रॉम एनी नंबर। 6, 2 minus 4, 2 minus 2, 5 minus 6, 6 minus 6 and 8 minus 6। और इसके बाद क्या करना है? इस डेविएशन को सम, तो सम कर देंगे, आंसर बिकम्स 5। तो ये भी आपको एक क्लियर हो गया कि अगर हमें अपने किसी भी न्यूमेरिकल वर्क के लिए डेविएशन कैलकुलेट करनी है एंड देन वी हैव टू टेक इट सम, तो किस तरह से हम वो डेविएशन और उसका सम कैलकुलेट करें, इसे पढ़ेंगे स्क्वेयर्ड डेविएशन। स्क्वेयर्ड डेविएशन, आप ना कंफ्यूज होना तो इधर से पढ़ा करें। पहले क्या आया, आपने कहा ना जी वो डेविएशन लिखी हुई थी उसका स्क्वायर, सम बाद में पढ़िएगा ना, मैंने जिसको इंडिकेट किया उसमें तो सिर्फ स्क्वायर डेविएशंस लिखी हुई है, तो पहले वो तो बना लें। ये लेंगे स्क्वायर डेविएशन, -4 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर। होगी स्क्वायर डेविएशन? जी सर हो गई। ओके, क्या करना है, ये पढ़ ले क्या लिखा हुआ है जी, सम करना है तो कर दें इसको, तो डाउन द कॉलम इसका सम। तो अगर आप टेक्निकली देखें ना, स्टैट्स और कुछ भी नहीं है बेटा, प्लस माइनस ही है, अरिथमेटिक, इसको स्क्वायर करके सम कर लिया, इसको ये करके सम कर लिया, ऐसे ही है ना। तो ये कैलकुलेशन की हद तक तो ऐसा ही है, इसको कम से कम आपके लिए तो इजी करूं मैं कि जी कैलकुलेशंस कैसे करनी है। तो आई थिंक सो ये नोटेशन भी आपको क्लियर हो गई। 2 इंग्रेडिएंट मैंने आपको सिखाए थे, एक था वैल्यूज का सम करना
और एक था n। n कहते हैं नंबर ऑफ वैल्यूज को, 5 है। और समेशन x का मुराद है वैल्यूज का सम। ठीक, अगर मैं वैल्यूज के सम 25 को नंबर ऑफ वैल्यूज 5 से डिवाइड कर दूं, आप फौरन मुझे कहेंगे सर ये तो मीन का फार्मूला है। बिल्कुल, ये मीन का फार्मूला है। मैंने आपको 2 इंग्रेडिएंट की मदद से एक रेसिपी तैयार करवा दी है कि डेटे का मीन। बाकी ये पूरा चैप्टर है मीन का, हम पढ़ेंगे, उससे डिटेल से पढ़ेंगे, क्योंकि ये वो चीज है जिससे सभी लोग फेमिलियर है। मैंने कहा चलें ये आपको बता भी दें कि एक रेसिपी तैयार हो चुकी है। हाँ, नोटेशन में मुझे ज्यादा इंटरेस्ट है, तो मीन के लिए बड़ी फिक्स सी नोटेशन हम यूज करेंगे, क्योंकि ये डेटा एक्स के साथ हम लिख रहे होते हैं। तो जब मीन इंडिकेट करना हो अपने किसी भी जगह पर, तो ऊपर एक हॉरिजॉन्टल लाइन, इसे हम बार पढ़ते हैं। तो फिर इसको क्या पढ़ेंगे, एक्स बार। तो एक्स बार रिप्रेजेंट मीन ऑफ द डेटा। तो मैंने एक नोटेशन से भी आपको फेमिलियर कर दिया, दिस इज कॉल्ड मीन ऑफ द डेटा। पढ़ते इसको है एक्स बार, लाइक ये लिखा हुआ है। मैं कहूंगा फर्ज करें इसे कैलकुलेट करना है, तो अब आपको ये चीजें कोई बहुत ऑकवर्ड नहीं लगेंगी। हम कहेंगे ये डेटे का मीन है, सॉरी डेविएशन है, डेविएशन ऑफ वैल्यूज फ्रॉम वेयर, फ्रॉम मीन ऑफ द डेटा। आप अगर मैं आपको कहूँ ये कैलकुलेट करो, तो आप कहेंगे पहले तो मुझे डेटे का मीन कैलकुलेट करना है। ओके, मीन कैलकुलेट आपने किया, वो 5 आ गया, तो डेटे का मीन आपने कैलकुलेट कर लिया, वो 5 आ गया। इसके बाद अब क्या करना है, अब आपने वैल्यूज की डेविएशन लेनी है। कहां से, मीन से। मीन क्या है, 5, तो आप डेविएशन ले लेंगे फ्रॉम 5। जी आप कहें जी बिल्कुल बताएं, जैसा आप मुझसे बातें कर रहे हैं, मैं कहूंगा ये करो, जैसे बच्चों को हम कहते हैं इधर जाओ इधर जाओ, तो अभी मैं आपको इंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ ना साथ साथ। तो आपको मैंने कहा जी ये करो, क्या करोगे, आपने मुझे बताया पहले मैं मीन कैलकुलेट करूंगा, फिर मैंने कहा जरा इसकी डेविएशन भी लो, आपने कहना सर बताएं क्या करना है। डेविएशन भी आपने जो है वो कैलकुलेट कर ली है, ठीक है ना। तो आपने इसकी डेविएशन भी जो है वो कैलकुलेट कर दी, तो आपने इसकी डेविएशन भी कैलकुलेट कर ली। ठीक, डेविएशन भी आपने इसकी कैलकुलेट कर ली। अब क्या करना है, इसको सम करना है, ऐड करना है। इन डेविएशंस को आपने सम कर दिया और आंसर क्या आ गया, 0। इस डेविएशंस को सम किया तो आंसर 0। अच्छा, कुछ कैलकुलेशन ऐसी होती हैं जिसका कोई आंसर आ सकता है +2, -5, 7, 9, 15, एनीवन। कुछ कैलकुलेशन उसी है जिनका आंसर जरूर वही होगा, और ये है कि जब भी आप डेविएशंस लें मीन से और उनको सम करें, वो हमेशा 0 ही होगी। इसलिए कि कुछ वैल्यू मीन से बड़ी होगी, जो वैल्यू भी मीन से बड़ी होगी उसका डेविएशन पॉजिटिव आएगा, क्योंकि 8 - 5 8 वैल्यू है, मीन 5 है, बड़ी है तो पॉजिटिव है। ये भी वैल्यू मीन से बड़ी है, डेविएशन पॉजिटिव। ये वैल्यू मीन से कम है, डेविएशन नेगेटिव। ये वैल्यू मीन से कम है, डेविएशन नेगेटिव। कुछ डेविएशन पॉजिटिव होंगी जो वैल्यू मीन से बड़ी होगी, कुछ डेविएशन नेगेटिव होंगी जो वैल्यू मीन से कम होगी। अब वैल्यू मीन से बड़ी होने के चांस और कम होने का चांस बिल्कुल इक्वल, तो फिर उनका सम 0 ही होना चाहिए, और है भी। ये नहीं कि मैंने इस डेटा की बात की और ये बड़ा टिपिकल किस्म का डेटा था और आप कहेंगे इसमें तो हो गया है। अगर कोई डाउट है ना आपको, आप अपनी मर्जी से कोई डेटा लें, फिर उसका मीन कैलकुलेट कर ले, मीन डेविएशंस कैलकुलेट करें फ्रॉम मीन, बाद में सम कीजिएगा, मैं गारंटी देता हूँ 0 आएगा, अगर आप कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं कर रहे। और अगर वो डेसिमल्स वगैरह में आ जाए तो समटाइम हम राउंडिंग एरर्स करते हैं, तो राउंडिंग एरर्स की वजह से थोड़ा फर्क आ सकता है, लेकिन टेक्निकली उसका मीन 0 होगा। तो जैसे एक यूनिवर्सल ट्रुथ के तौर पर एक बात हम करते हैं ना कि ये तो जी हमेशा ही ठीक होती है, यूनिवर्सल ट्रुथ है ये तो ये भी एक यूनिवर्सल ट्रुथ ही है स्टैट्स का कि जी सम ऑफ डेविएशन ऑफ द वैल्यूज टेकन फ्रॉम द मीन इज ऑलवेज 0। अब इसकी कंट्रेरी स्टेटमेंट जरा देखिएगा। डेविएशन तो मैंने यहां पर भी कैलकुलेट की, ये भी डेविएशन ही है। फ्रॉम 6 है, क्या इसका मीन 0? नहीं जी, इसका तो नहीं 0। तो मैंने तो कहा ही नहीं कि डेविएशन का मीन 0 होता है।
हाँ ये जरूर कहा है कि डेविएशन अगर मीन से ली जाए तो सम जीरो जरूर होगा, तो मीन से ली जाएंगी तो जीरो जरूर है, लेकिन अगर वो मीन से नहीं है तो उनका सम जीरो नहीं आएगा। तो ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ के तौर पे ये स्टेटमेंट आपको याद रहनी चाहिए। इफ यू टेक द डेविएशन ऑफ वैल्यू फ्रॉम मीन, इट्स सम इज ऑलवेज जीरो। ये मैंने पहले बोल दिया, छोड़ दें इस चीज को फिलहाल अपने माइंड से कि जी क्यों आप कह रहे डेविएशन कैलकुलेट करनी क्या है। भाई जब फार्मूले बनाऊंगा तो बता दूंगा क्या करनी है, अभी ये बनाना सीख तो जाओ। पहले शायद जहां पर भी जाता है ना तो बच्चे को कहते हैं ये मशीन चलानी सीखो, वो ये तो नहीं पहले दिन ही पूछ लेता जी ये कब उस्ताद जी इस्तेमाल करनी है, कहाँ पर इसको गाड़ी में लगाना है। वो कहता है ये बाद में बताऊंगा, पहले चलानी तो सीखो। तुम्हें तो चलानी नहीं आती और अभी से पूछ रहे हो कि गाड़ी की किस जगह पर चेक करूं, इसको मैकेनिक की बात हो रही है। तो आप भी इस चीज को फिलहाल बरी ना करें कि जी ये क्या करना है, वो बात की बात है, पहले इसे कैलकुलेट तो करना सीख लो ना। तो मेरा काम सिर्फ फिलहाल आपके साथ इसकी कैलकुलेशन शेयर करना है, और एक कुछ साथ साथ जो भी यूनिवर्सली स्टैटिस्टिकल यूनिवर्सली ट्रुथ जो चीजें हैं वो आपसे मैं डिस्कस कर रहा हूं। नाउ ये कैलकुलेशन फर्ज करें आपको परफॉर्म करनी है, आप कहें जी ये डेविएशन है फ्रॉम मीन। उसके बाद क्या है जी, उसके बाद आपने इस डेविएशन को स्केल भी किया हुआ है, स्केल डेविएशन फ्रॉम मीन, देन अप्लाई द सम। तो फिर सम आपने अप्लाई कर, तो टेक द डेविएशन फ्रॉम मीन, स्क्वायर इट, सम बाद में, तो पहले स्क्वायर तो कर ले जी। डेविएशन हमने ली मीन से, हमें पता है जैसे 2 - 5 और फिर इसका स्क्वायर भी करना है, तो ये आंसर आता है -3, और -3 का स्क्वायर व्हेन इट बिकम्स 9। 4 - 5 1, -1 का स्क्वायर बिकम्स 1 0 1 एंड 9। आप कहें जी स्क्वायर डेविएशन हो गई, ओके सम करें, सम आता है हमें करना, देन इट्स बिकम्स 20। तो ये इसका आंसर 20 आ गया। तो ये जहां पर भी ये कैलकुलेशन मुझे यूज करनी होगी तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, टेक द मीन, then calculate the deviation, square it and then apply the sum। सिर्फ एक प्रैक्टिस के तौर पे कह दूं कि अगर ये 6 से मैं आपको कैलकुलेट करने के लिए कहूं फ्रॉम 6, क्या करोगे आप? कहें हम 6 से डेविएशन लेके स्क्वायर करके सम करेंगे। जैसे अगर पहले की बात हो 2 - 6 -4 और उसका स्क्वायर तो 16 आ जाएगा। सेकंड की बात करूं तो 4 - 6 उसका स्क्वायर -2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, एंड सो ऑन, आंसर 25। चले जी आप कहें जी ठीक है सर प्रैक्टिस हो गई कि हम डेविएशन हमें लेनी आ गई, जिस नंबर से हम कहेंगे मीन से कहेंगे मीन से ले लेंगे, एनी अदर नंबर कहेंगे एनी अदर नंबर से ले लेंगे, स्क्वायर करेंगे और सम कर लेंगे। तो ये भी आपको एक पीस कैलकुलेट करना आ गया, एक इंग्रेडिएंट बनाना आ गया जो कि स्टैट्स में मैंने फार्मूलों में यूज कर। एक और स्टैटिस्टिकल ट्रुथ कहते हैं क्या, सम ऑफ नॉट डेविएशन, स्क्वायर्ड डेविएशन, इसका जिक्र हो रहा है, सम ऑफ स्क्वायर्ड डेविएशन, सम ऑफ स्क्वायर्ड डेविएशन फ्रॉम मीन इज ऑलवेज मिनिमम, इज ऑलवेज मिनिमम। आप कहेंगे सर ये स्टेटमेंट क्लियर करें ना, मिनिमम कम को कहते हैं, तो मीन से डेविएशन का स्क्वायर किया है, सम किया तो 20 आया है, तो आपने लिखा हुआ 20 जो है वो मिनिमम है। बिल्कुल सही, आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि जी मिनिमम तो उस वक्त होता है जब कंपैरिजन के लिए कोई दो चीजें हो कि जी ये किससे मिनिमम है, कंपैरिजन तो करें ना। मैं ऐसे कह दूं कि ये जो माउस हल्का है किसके मुकाबले में कह रहा हूं, इस रिमोट के मुकाबले में नहीं जी, एक ही तरह के दोनों वजन है, ठीक है ना। ये रिमोट हल्का है अगर मैं इस रोस्ट्रम के मुकाबले में कहूं, हाँ ठीक है, तो कंपैरिजन के लिए दूसरी चीज तो लेकर आए। तो दूसरी कौन है? दूसरी है कि अगर हम मीन से डेविएशन लें, मीन से, और जो दूसरी डेविएशन है वो आप ले एनी अदर वैल्यू, एनी अदर वैल्यू। क्या जो एनी अदर वैल्यू कही है वो डेटे से ही कोई जरूर होनी चाहिए? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैंने बाय चांस डेटे से ले ली 6, आप किसी और नंबर से भी ले सकते हो। तो कंपैरिजन के लिए मैंने आपको क्या बता रहा हूं, इस स्टेटमेंट को जरा मैं एक्सप्लेन करने लगा ना। एक दफा डेविएशन ले मीन से स्क्वायर करके सम करें,
और एक दफा आप डेविएशन ले कंपैरिजन के लिए, एनी अदर नंबर नॉट नेसेसरली फ्रॉम डेटा, इट मे बी 10, 10 तो डेटा में नहीं आ रहा, आप 10 से ले लें। इट मे बी 1, 1 तो डेटा में नहीं आ रहा, आप वहां से ले लें। चलें, मैं जरा एक और कैलकुलेशन कर लेता हूं साथ ही, x माइनस 1 और इसका स्क्वायर कर लेता हूं। 2 माइनस 1 1, 1 का स्क्वायर 1, 4 माइनस 1 3 का स्क्वायर 9, 4 5 माइनस 1 4 का स्क्वायर 16, 6 माइनस 1 25 और 8 माइनस 1 और 49। तो ये मैंने 1 से डेविएशन लेके और उन सब का जो सम था वो मैंने परफॉर्म कर लिया। अब आप इसको सम कर लें, जो भी इसका आंसर आ रहा है। अगर मैं कह रहा हूं कि ये मिनिमम है, तो इससे मुराद एक्चुअली ये ली जा रही है कि अगर आप डेविएशन किसी भी और नंबर से ले लें, चाहे वो डेटे में हो या ना हो, और बाद में जब कंपैरिजन करके देखें तो ये सबसे कम यही आएगा। हो सकता है ये 500 आ जाए, लेकिन 500 से कम और कोई नहीं होगा, वो सारे बड़े ही होंगे। अगर ये 20 आ गया तो 20 से कम नहीं होगा, सारे बड़े होंगे। अगर ये 3 आ गया तो 3 से कम नहीं होगा, सारे बड़े होंगे। तो फिर कौन मिनिमम होगा? सबसे छोटा, यही होगा। और यही एक प्रॉपर्टी है, क्या सम ऑफ स्क्वेयर्ड वैल्यूज फ्रॉम मीन इज ऑलवेज मिनिमम, इज ऑलवेज मिनिमम। तो दो चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन की विद प्रूफ। स्टेटमेंट्स कह दें, सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन इज ऑलवेज 0 and sum of square deviation from mean is always minimum. कोई किसी ने कोई मुझसे क्वेश्चन करना हो? एनीवन? चले, जी कोई क्वेश्चन करना चाह रहा है मुझसे? मैंने कुछ फार्मूले की कैलकुलेशंस वगैरह बेसिक सी जो है सिखा ली है, और यही बस मेनली मैंने यूज करनी है। याद करें स्टैटिस्टिक्स क्या है। स्टैटिस्टिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आपको यह बताता है कि किस तरह से आप डेटा कलेक्ट करके उससे यूजफुल इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करेंगे, ताकि वो उसकी मदद से आप प्रॉपर डिसीजन मेकिंग कर सकें। ये स्टैटिस्टिक्स का काम है। सबसे पहला काम ये होगा कि आपने डेटा कलेक्ट कर लिया है, डेटा आपके पास आ गया है, उस डेटा सेट को प्रेजेंट कैसे करना है, लिखना कैसे। आप कह दीजिए जैसे लिखना होता है मैथमेटिक्स का डेटा 70 80 90 50 60 ऐसे लिख देंगे, ठीक है, ये भी एक स्टाइल है। अब देखिए फर्ज करें एक स्टूडेंट है, उसकी हैंड राइटिंग बड़ी पुअर है, बड़ा उसने सारा आंसर ठीक लिखा है, लेकिन लिखते वक्त उसकी जो हैंड राइटिंग है वो इस तरह की है, टीचर के लिए रीडेबल नहीं है। टीचर को नहीं समझ आ रही कि ये क्या लिखा हुआ है, चाहे ये सारा ही सही क्यों ना हो। शायद टीचर कह दी कि मैं तो इसको नहीं मार्क दूंगा, मुझे तो पता ही नहीं चल रहा कि उसने लिखा क्या है, तो ये तो डिसाइड बाद में होगा कि उसने ठीक लिखा है या उसने गलत लिखा है, इसलिए कि उसकी हैंड राइटिंग ही ऐसी है, समझ नहीं आ रही। एग्जैक्टली यहां पर भी कुछ ऐसा ही है। अगर आप डेटा ऐसे उठा के लिख देंगे कि जी एक रीडिंग 70 है, एक 80 है, एक 90, एक 20 है, एक 50 है, आप समझ लें ये वो स्टाइल है लिखने का कि डेटा तो आपने लिखा हुआ है, लेकिन आप कहेंगे जी ये कोई समझ नहीं आ रही क्या लिखा हुआ है। तो फिर डेटा कैसे लिखना है, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। When the suitable statistical data have been collected, the next step is the concentrations or the presentation of the data. कैसे प्रेजेंट करें so that the valid inferences can be drawn, कि ये ठीक लिखा हुआ है या क्या लिखा हुआ है। पढ़ेंगे तो बताएंगे क्या लिखा हुआ है, नीट लिखा हुआ तो बताएंगे ना। बस ये समझ लें कि जो डेटा कलेक्ट करते हैं वो नीट फॉर्म में कैसे लिखना है, ऐसा कह दें। नीट कॉपी पे जैसे लिखते हैं तो नीट कॉपी पे आपने कैसे लिखना है। कौन कौन से मेथड है जिनकी मदद से हम डेटे को प्रेजेंट करेंगे। पहला जो मेथड डेटा प्रेजेंटेशन का हम पढ़ेंगे वो है फ्रीक्वेंसी टेबल, या उसे हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। सेकंड मेथड पढ़ेंगे ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ द डेटा। ग्राफ, पिक्चर बना के हम डेटे को बता देंगे कि जी ये डेटा हमने कलेक्ट किया था। आप क्रिकेट मैच में भी अक्सर देखते हैं 30 40 50 ओवर का मैच,
वो जी ये टीम का स्कोर, मेरा ख्याल सारा ही पता चल गया आपको क्या हुआ है। शुरू में को 30-40 ओवर तक तो बड़ा स्लोली, आखिरी 10 ओवर में बड़ा रैपिडली। एक एक 10 सेकंड लगे, 10 घंटे का मैच 10 सेकंड में आपने गैस किया, बड़ा अच्छे तरीके से बताया। यस, यही है प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। तो हम आपको ग्राफ की मदद से डेटा समझाएंगे कि किस सिचुएशन में कौन सा सूटेबल ग्राफ है, और ये वो टेक्निक है जो कि इवन एक पीएचडी स्टूडेंट भी अपने थीसिस में प्रेजेंट करने के लिए ग्राफ का सहारा लेता है। ठीक है ना, वो कहते हैं ना, अ पिक्चर स्पीक्स द 1000 वर्ड्स, 1000 लफ्ज को एक एक्सप्लेन करने के लिए एक तस्वीर ही दिखा दी जाए, दैट्स इनफ। A picture speaks 1000 words। घर में ना आप अपने अब्बू से बहानों से पैसे लेते हैं। फर्ज करें आप अपने अब्बू को जाके कहते हैं कि अब्बू देखे ना ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, मेरा जो मोबाइल है वो ये हो गया वो हो गया, कर करा के ना एट द एंड आप इस चीज पर पहुंचते हो कि जी मुझे अच्छा मोबाइल ले दे। ठीक है, अब्बू आपको कहते हैं जी बच्चा घर में ऑनलाइन क्लासेस पढ़ रहा तो ले देते हैं मोबाइल, तो उसको जी i5 i6 i7 ले दिया। 2-4 दिन 10 दिन आपने गुजारे, आपने कहा ना यार इसमें कुछ मेमोरी कार्ड भी होना चाहिए। अब फिर आप अब्बू से, अब्बू ये देखे ना टीचर जो है वो हमें कुछ काम देता है तो उसको डाउनलोड करना होता है, तो शुरू हो गई। अब आपके अब्बू तंग हो चुके हैं, वो ना सिर्फ कुछ भी नहीं कहते आपको, बस जरा घूर के देखते हैं गुस्से से। हूँ, आप कहते रहने दे अब्बू मैं खुद ही मैनेज कर लूंगा। ये आपके अब्बू ने आपको कुछ कहा ही नहीं। आपने कहा ना आपने नहीं, आपको नहीं सर पता चला, जिस तरह से अब्बू ने देखा था ना तो शाम तक तो मेरी शामत आ जानी थी। तो मैं अपने अब्बू की शक्ल को देख लेता हूँ कि ये कैसा चेहरे पर उनका सीन है, कहता मुझे सब समझ आ जाती है। यही मैं कह रहा हूँ, सब आ गई ना समझ आपके अब्बू ने क्या। तो आपके अब्बू को क्या जरूरत है आपको अपनी अपने वो क्या आपको बुरा भला कहें, अपना एफर्ट लगाएं, आप जूते उतार कर आपको कहें। जो कहना चाहते थे वो आपकी एक नजर में आपको कह दिया है, तो ग्राफिकली उसने आपके अब्बू ने समझा दिया कि भाग जाओ अपनी शामत मनाओ, क्यों आपको वो गालियां दें या बुरा भला कहें या आपको थप्पड़ मारे। तो पिक्चर स्पीक्स द 1000 वर्ड्स बता दिया। तो एग्जैक्टली ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा यही होगी। विद द हेल्प ऑफ सम पिक्चर्स वी कैन एक्सप्लेन लॉट ऑफ थिंग्स। एंड द थर्ड वन इज द स्टेम एंड लीफ डिस्प्ले। तो बेसिकली ये 3 ग्राफिकल मेथड्स होंगे, प्रेजेंटेशन मेथड होंगे डेटे को प्रेजेंट करने के लिए। डिस्कस करेंगे कब हमें प्रेफरेबली कौन सा मेथड इसमें से जो है वो यूज करना है और कैसे यूज करना है। अब जरा पहली एग्जांपल है, बड़ा छोटा सा डेटा है। अच्छा, क्लासरूम में जो होता है ना, जब हम आपको टीच करते हैं तो जो डेटा सेट्स होते हैं वो बड़े हम स्मॉल साइज के लेते हैं। ऐसे नहीं कि 40-50 वैल्यूज का डेटा ले लें और फिर उसी को सॉल्व करते करते ही 40-50 मिनट उस पर सर्व कर दे। तो एक्सप्लेन के लिए हम चंद चंद वैल्यूज का डेटा लेंगे। कंसिडर द डेटा कलेक्शन, कोई इंफॉर्मेशन कलेक्ट की गई स्टूडेंट से और वो की गई उनकी जेंडर की। कंसिडर द डेटा अबाउट जेंडर ऑफ 10 स्टूडेंट्स। ये उनकी जेंडर हो सकती है, हो सकता है कि किसी फील्ड में बॉटनी ज़ूलॉजी वालों ने या एंटोमोलॉजी वालों ने इंसेक्ट्स लिए हो, तो उसमें से वो मेल और फीमेल इंसेक्ट्स की उन्होंने जेंडर लिखी हुई हो, इतने भी। या अब बच्चों से डेटा लिया गया हो उनके ब्लड ग्रुप का, तो किसी का ब्लड ग्रुप ए, किसी का बी, किसी का ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए बी, ओ पॉजिटिव, ऐसे करके तो ये डेटा हो सकता है। सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि ये जो डेटा है ये किस टाइप का है। हमने 3 तरह के डेटा टाइप्स पढ़े थे। डेटा में बी क्वालिटेटिव, डेटा में बी क्वांटिटेटिव एंड विद इन क्वांटिटेटिव में बी डिस्क्रीट और कंटिन्यूस। क्वालिटेटिव वो डेटा जिसमें जो चीज भी आप रिकॉर्ड करते हो इन द फॉर्म ऑफ क्वालिटी होता है, नंबर्स नहीं होता, यानी कि वो नॉन न्यूमेरिक होता है। तो देखिए मैंने आपको यही सिखाने लगा हूँ कि क्वालिटेटिव डेटे को हम कैसे प्रेजेंट करते हैं। बड़ा सिंपल है। उसने कहा मेक अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि पहला मेथड जो था प्रेजेंटेशन का फर्स्ट मेथड, ये इससे आपने कैसे इस टेबल को या इस डेटे को प्रेजेंट करना है। फिर उसने कहा आप वहां से रिलेटिव फ्रीक्वेंसी भी कैलकुलेट करेंगे, परसेंटेज फ्रीक्वेंसी भी कैलकुलेट करेंगे।
कहता जी इनको एक्सप्लेन भी करें, इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, और फिर कहता जी कि आप इस डेटे का एक कोई अप्रोप्रिएट ग्राफ की मदद से भी प्रेजेंट करें। यानी कि एट ए टाइम हम ये दो मेथड जो है, ये वाले दो मेथड, ये हम आपसे डिस्कस करेंगे, हाउ टू मेक अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड देन हाउ टू प्रेजेंट डेटा विद द हेल्प ऑफ अ ग्राफ। बड़ा सिंपल है। नोट करेंगे कि जो डेटा हमें प्रेजेंट करना है इसमें कितनी कैटेगरीज है, सिर्फ दो ही है, या वो मेल है या वो फीमेल। अगर ब्लड ग्रुप की बात होती तो आप कहेंगे उसमें ए पॉजिटिव बी पॉजिटिव भी आ रहा था, ओ नेगेटिव आ रहा था, ओ पॉजिटिव आ रहा था, ए बी पॉजिटिव आ रहा था, ऐसे करके तो आप उतनी ही कैटेगरीज लिख देंगे यहाँ पर। एक काम तो आपको ये करना है, और दूसरा डेटा सेट जो है वो ये, suppose we have also collected data of sections of these 10 students as, यहां पर आपने सिर्फ एक कैरेक्टरिस्टिक्स स्टूडेंट से लिया जेंडर का, और यहां पर आपने स्टूडेंट से दो कैरेक्टरिस्टिक्स नोट किए, जेंडर भी और उनका सेक्शन भी, जेंडर एंड सेक्शंस। और फिर वही कि आप इनका टेबल बनाएं और अपने रिजल्ट्स को इंटरप्रेट करें, और साथ ही उन्होंने कह दिया आल्सो मेक अ ग्राफ। तो बताना ये है कि अगर डेटा क्वालिटेटिव हो, सिर्फ एक कैरेक्टरिस्टिक हो, तो फिर कैसे प्रेजेंट करना है, और अगर दो कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाते हैं तो फिर डेटा जो है वो हम किस तरह से प्रेजेंट करते हैं। जरा पहला सॉल्यूशन देखेंगे, बड़ा सिंपल है। क्या करना है आपने, आपने इस साइड पे जो पहला कैरेक्टरिस्टिक था जेंडर का, जितनी पॉसिबल वैल्यूज आपने या मेल हो सकते थे या वो फीमेल, डेटे को देख लिया ना आपने कि जी इसमें दो ही चीजें आती हैं, या मेल या फीमेल, आपने वो इस साइड पे लिख लिया। अगेंस्ट दैट अब आपने मेल को एक दफा डेटे से काउंट करके लिख लेना 7, फीमेल को काउंट करके लिख लेना 3, टोटल करके लिख लेना 10। आप कहना ये कौन सा इसमें है, देखें अगर फर्ज करें मैं यहां से आपको पूछता, और ये है भी डेटा बड़ा स्मॉल एंड नंबर, क्या कभी भी आपको कॉपी पे ये छोटी सी चीज भी लिखनी पड़े और ये 10 नहीं 100 वैल्यूज होती, तो क्या आप कॉपी पर ऐसे लिखते जाते अपनी रिपोर्ट में, या जहां पर भी आपने इसे लिखना था? मेरा नहीं ख्याल कि आप इसी तरह से ये 4, 7, 10 लाइनों में लिखते और कहते ये देखें जी मैंने इंसेक्ट्स पकड़े हैं, इनमें से ये मेल और फीमेल, मैंने हर इंसेक्ट्स की आपको बता दिया कि वो मेल स्पीशीज है, वो मेल है या वो फीमेल है। क्या जरूरत है, ये क्यों नहीं ठीक? हाँ ये तो बहुत बेहतर है जी, फौरन 7 मेल है 3 फीमेल है 10 टोटल है। मैं अगर आपको ये कहता कि ये इस तरह से हैं और दूसरा डेटा ऐसे दे दिया जाए, तो आपने भी गिनना स्टार्ट करना, देखकर 70 है यार, 30 है और 10 100 सारा कुछ तो है। तो बिल्कुल ऐसा ही है। तो फिर पहला स्टेप क्या करेगा कि अगर क्वालिटेटिव डेटा हो, जो भी होगा हम पॉसिबल इधर लिख देंगे और उनके कॉरस्पॉन्डिंगली उनका काउंट लिख दिया जाता है। ये कोई ब्लड ग्रुप्स भी हो सकते हैं। ये क्लास में स्टूडेंट से पूछा कि आर यू हैप्पी विद द ऑनलाइन क्लासेस, एक एक से पूछ रहा हूं, आप 60 लोग हैं। एक कहता जी मैं डिसएग्री करता हूँ, ये ऑनलाइन क्लासेस नहीं होनी चाहिए। एक कहता जी ठीक है इन हालात में होनी चाहिए और क्या हो सकता है। एक कहते हैं जी स्ट्रांगली एग्री कि जी हम दूर से आते हैं, हॉस्टल का हमारा खर्चा ज्यादा हो जाता है, तो ये हम ज्यादा कंफर्टेबल पोजीशन पे रहते हैं, हम अपने घर वालों को माँ बाप को भी टेक केयर कर लेते हैं, तो वी आर स्ट्रांगली एग्री कि ऑनलाइन क्लासेस होनी चाहिए। और सारे स्टूडेंट के रिस्पॉन्स आ गए। 60 की क्लास थी तो 60 के 60 इस तरह के रिस्पॉन्स जो है वो बने हुए आ गए। अब मैं आपको कहूँ जी कितने स्टूडेंट एग्री कर रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस के लिए, कितने डिसएग्री, तो आप कहेंगे देख लें जी मैंने बना दिया। इससे बेहतर नहीं है कि आप इस टेबल को ऐसे बनाते बाद में, पहले तो ज़ाहिर डेटा तो ऐसे लेना था, इसके आगे आप प्लेस कर देते हैं। ये जी 60 स्टूडेंट ये कह रहे हैं, 72 ये कह रहे हैं, 80 ये कह रहे हैं, तो बड़ा ही क्लियर एक मैसेज पोर्ट्रेट हो जाता है। इस काउंटिंग को, जिसमें आप हर कैरेक्टरिस्टिक्स की काउंटिंग लिखते देते हैं उसके अगेंस्ट, इस काउंटिंग को फ्रीक्वेंसी कॉल करते हैं और उसे रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल लेटर एफ के साथ, है ना। टेबल बना दिया आपने, हाँ जी वो तो बड़ा सीधा सीधा ही था। फिर उस टेबल के आगे हर कैटेगरी के फ्रीक्वेंसी लिखेंगे। इस टेबल को हम कहते हैं ये फ्रीक्वेंसी टेबल है। दैट्स अ नीट राइटिंग, जैसे मैंने कहा ये वाकई बड़ी नीट राइटिंग है।
कैसे? ये मैंने देखा, मुझे सब पढ़ना आ गया कि 7 मेल है, 3 फीमेल है, 10 मेल है, तो फ्रीक्वेंसी टेबल। सेकंड था रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, इसकी कोई खास नोटेशन नहीं है, तो मैंने फिर उसकी एब्रीविएशन ही यूज कर ली, दैट इज रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने के लिए क्या करना है आपको? रिलेटिव फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच कैटेगरी डिवाइडेड बाय सम ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसीज, समेशन एफ। अब आपको पता है कि जी समेशन का मतलब सम करना, एफ का मतलब फ्रीक्वेंसीज को सम करना, और समेशन एफ का मतलब क्या हो जाएगा? टोटल वैल्यूज, डेटे की टोटल वैल्यू। एफ क्या है? एक क्लास में कितनी वैल्यूज, दूसरी क्लास का एफ, दूसरी क्लास की कितनी वैल्यूज, समेशन एफ टोटल वैल्यूज इन द डेटा आपके पास क्या आ जाएगा। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होगी? हर क्लास का जो एफ होगा उसको आप अगर टोटल से डिवाइड कर देंगे तो ये बन जाती है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो किसी भी क्लास की रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी हो, डिवाइड द फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट क्लास विद द टोटल फ्रीक्वेंसी। तो पहली क्लास की रिलेटिव फ्रीक्वेंसी 0.7 और दूसरी क्लास की रिलेटिव फ्रीक्वेंसी 0.3। इसका मतलब क्या है? तो मैं कहूंगा इसका मतलब क्या है? आप कहेंगे सर ये तो क्लियर है, इफ देयर आर टोटल 10 स्टूडेंट्स इन द क्लास, आउट ऑफ दैट 7 आर मेल एंड 3 स्टूडेंट्स आर फीमेल। ट्रू, यही इसका मतलब है। तो फिर इसका मतलब ये है, इफ देयर इज ओनली 1 स्टूडेंट इन द क्लास, if there is total 1 student in the class, out of 1, 0.7 students are male and 0.3 students are female. Total out of 1, 0.7 are male, 0.3 are female students. बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप कहेंगे सर ये बड़ी ऑकवर्ड सी है, एक स्टूडेंट में से 0.7 मुश्किल नजर आती है, तो क्या करें? रिलेटिव फ्रीक्वेंसी जो कि बेसिकली है आउट ऑफ 1, आउट ऑफ 1, आप इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ, तो ये बन जाती है परसेंटेज फ्रीक्वेंसी। पढ़ेंगे इसको भी ऐसे, इफ देयर आर टोटल 100 स्टूडेंट्स इन द क्लास, आउट ऑफ दैट 70 आर मेल, 30 आर फीमेल स्टूडेंट्स। इधर से जैसे इधर से पढ़ा, ऐसे इधर से पढ़ा, ऐसे इधर से पढ़ा। अब ये चीज आपको लॉजिकली ठीक नजर आती है कि जी 70% मेल है और 30% फीमेल है। बेसिकली अगर मैं फर्ज करें आपको ये कहता कि मेल कितने परसेंट हैं, आपने कहना चाहिए हमें पता कैसे परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं, बस आपको ये नहीं पता था कि ये क्या किया था आपने, ये बेसिकली आपने कैलकुलेट किया हुआ है आउट ऑफ 1, आउट ऑफ 1। बड़ा बेनिफिट होता है इसका। कैसे? लेट्स सपोज ये पेपर था, टीचर ने मार्क किया, स्टूडेंट के 7 नंबर आए 10 में से। 10 नंबर का पेपर था, टीचर ने मार्क कर दिया, उसके 7 नंबर है, और ये आप समझ लें बहुत बड़ी क्लास है, किसी के 7 है, किसी के 6 हैं, किसी के 8 हैं, सो बाद में टीचर को पता चला वो यार गलती हो गई, पेपर तो 20 नंबर का मैंने दिया था और मार्क मैंने कर दिया उसे 10 नंबर से, ये तो गड़बड़ हो गई, ये तो 300 बच्चे हैं क्लास में, मुझे सारा का सारा पेपर दोबारा से मार्क करना पड़ेगा। तो शायद ऐसा नहीं है, आप क्या करें? कन्वर्जन ही करनी है ना, आप इस 7 को 10 से डिवाइड करते हैं, तो ये उस बच्चे के नंबर आ जाएंगे 1 नंबर का पेपर में से। 1 नंबर का पेपर हो तो आप कह लें उसने 0.7 नंबर लिए, 1 नंबर के पेपर में से कितने लिए? 0.7। सिंपली आप इसको 20 से मल्टीप्लाई करें, आप कहेंगे कि 14 नंबर है। अगर 10 नंबर का पेपर था और उसके 7 नंबर थे, ये पेपर अगर 20 में कन्वर्ट करूं तो उसके 14 मार्क्स बनते। नहीं यार 25 नंबर का पेपर था, तो अब आपके हाथ ट्रिक लगा हुआ है, आउट ऑफ 1, आउट ऑफ 25। आप कहेंगे 100 नंबर का पेपर था, ट्रिक आपके पास आ गया, आउट ऑफ 1, आउट ऑफ 100, परसेंटेज ऐसे निकालते हैं ना। तो यहाँ पर जो नंबर भी आप लिखोगे वो डेटा उसी में ही कन्वर्ट हो जाएगा। ये बड़ी बेसिक कैलकुलेशन है, बहुत बेसिक, लेकिन बहुत यूजफुल है कि जब हमें कुछ डेटा की कन्वर्जन करनी पड़ती है कि जी ये तो 10 में से हैं
100 में से कितना बनता, पहले 1 में से बना ले, फिर 100 में से बना ले, 50 में से बना ले, 30 में से, 20 में से, जिस मर्जी कैलकुलेशन में से ले जाए। बिजनेस में ये बहुत जगह पर ये चीज रोल प्ले करती है। यदि ये तो जो आपने शेयर बताया हुआ है, ये शेयर है 500 में, अगर ये 700 रुपया होता तो फिर कितना शेयर बनना था? आप पहले उसका शेयर बना ले आउट ऑफ 1 और फिर जिसमें से कहेंगे उसमें आ जाएगा। मैं कहता हूं जी कि उसका प्रॉफिट जो है वो 300 रुपया है 500 में से। कोई दो पार्टनर कर रहे हैं, 500 रुपया प्रॉफिट आया है, उसको 300 मिलना है, एक उनके आपस की रेशो सेट है ना, उसको 300 और दूसरे को 200 मिलना है, ये उनका आपस में डिसीजन या रेशो सेट है। प्रॉफिट आ गया 1800 रुपया, और मैं कहता हूं जिस तरह से ये सेटिंग हुई है बिल्कुल इसी तरह से 1800 को इनके दरमियान में तकसीम कर दें, डिवाइड कर दें, वो करेगा 300 आउट ऑफ 500, ये बन जाएगा आउट ऑफ 1, 1800 से जरा, तो उस शख्स का 1800 में से हिस्सा आ जाएगा। टेक्निकली फ्रीक्वेंसी टेबल में इसे क्या बोलते हैं? रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्या बताती है? हाउ मेनी, फ्रीक्वेंसी का मतलब वैल्यूज होता है ना, हाउ मेनी वैल्यूज फॉर दिस कैटेगरी आउट ऑफ 1, हाउ मेनी वैल्यू फॉर दिस कैटेगरी आउट ऑफ 1, not logically understandable value 0.7, 0.3, so convert this relative frequency into the percentage frequency. Now 70% are male, 30% students are female in this class. Now I think it is a true representation of the data. तो जो पहला काम हमने किया था, make a frequency table for this data, relative frequency and then the percentage frequency, and interpret what is meant by the relative frequency and what is meant by the percentage frequency. Now present this qualitative data into with the help of a graph. इसके लिए जो ग्राफ है उसमें आप ये करेंगे कि x एक्सिस पे आप इनको ले लें, मेल और विद द सम डिस्टेंस दैट इज अ फीमेल। y एक्सिस पे आप इनके नंबर लेंगे। हमें पता है कि ये टोटल हमने 7 तक मैक्सिमम जाना है, तो किया क्या जाता है, इसे मैं कट पॉइंट कह देता हूं, मार्कर्स कह दें, तो 2-2 के मार्कर्स रख लें, कोई रूल तो नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि 4 से 5 मार्कर्स बना लें। आप एक एक का लिखना शुरू कर देंगे ना, 1 2 3 4, तो ग्राफ बहुत लेंथी बन जाएगा। अगर ये 80 होता तो 1 2 3 4, तो 80 कहां पर जाके आना था, दूसरे कमरे में चला जाना था उसने, तो इसलिए अगर 80 होगा तो मैं 20-20 के बना दूंगा, ठीक है ना, कट पॉइंट्स। और उसके बाद जितनी वैल्यूज हैं लाइक 7, एक बार बनाऊंगा, बार 7 हाइट पे जाके, और इस बार को यहाँ पर ऐसे, बार की हाइट जो होगी वो डेटा जितना होगा उस पे, इससे विड्थ कह रहा हूं, विड्थ का कोई ताल्लुक नहीं है, जितनी जरा आपको अच्छी लगे विड्थ बना लीजिएगा। सर हाइट जितनी मर्जी बना ले, नो, हाइट उतनी जितना ये डेटा। तो इसको हम जो नाम देंगे इसे हम कहते हैं ये बार चार्ट, मेल फीमेल, ऑन द वाई एक्सिस फ्रीक्वेंसी, मेल 7 है, 7 हाइट पे जाके बार बनाई, विड्थ इतनी रखी, मुझे ये अच्छी लग, एक्चुअली ये कंप्यूटर से बनाई, कंप्यूटर को विड्थ मैंने सेट कर दी थी कि ताकि बच्चों को भी नजर आ जाए, आप इसे जरा स्मार्ट बना दें। दूसरा 3, इसमें तो आपको इतना एडवांटेज नजर नहीं आता, लेकिन अगर डेटा बहुत लेंथी हो, कुछ ऐसे करके, जिसमें वही क्रिकेट मैच की अगर बात करें तो उसमें वो ओवर्स और रन्स होते हैं ना ऐसे, तो उन्होंने ऐसे बार्स बनाई होती हैं। मेरे ख्याल आप फौरन समझ जाते हैं यार, आखिरी 3-4 ओवर्स में काफी रन हो गए, 12 तक पहले ओवर्स में कम थे, फिर आखिरी 3-4 ओवर्स में बड़े रन हो गए। डेटा लेंथी हो तो ग्राफ ज्यादा सूट करता है। अब इस डेटा की ही बात कर ले, मैंने किसी को डेटा दिखाया, उसने फौरन कहा वो मेल उससे काफी ज्यादा है, चाहे उसे ये नंबर ना भी पढ़ना है, नंबर वो ना भी पढ़ना है तो वो यही कहेगा जी ऑलमोस्ट डबल मेल बनते हैं फीमेल से, राउंड अबाउट।
तो यही ग्राफिकल प्रेजेंटेशन का डेटा होता है। इसको हम कहते हैं सिंपल, सिंपल बार। बार कहते हैं इसको इसकी वजह से, ये बार है, ये लाइन है ना, ये बार है। और सिंपल कहना है जब सिर्फ एक कैरेक्टरिस्टिक हो। ये कैरेक्टरिस्टिक एक ही है, जेंडर, ये उसकी कैटेगरीज हैं। एक कैरेक्टरिस्टिक है ब्लड ग्रुप, उसमें 6 कैटेगरीज आ जाती है ना, या 8 आ जाती हैं या 10 आ जाती हैं, तो वो कैटेगरीज है। जी मेरा ख्याल आपको क्लियर है। तो ये था कि अगर सिंगल कैरेक्टरिस्टिक हो तो उसका जो ग्राफ बनाएंगे, बार चार्ट ग्राफ, अगेन पिक्चर स्पीक्स 1000 वर्ड्स। आपको कोई बार बार चीजें एक्सप्लेन करे, इसे कहना सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, कहेगा हाँ मुझे समझ आ गई है कि सब डेटे क्या हो रहा है। सेकंड था जिसमें 2 कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं, एक जेंडर और एक उनका सेक्शन। जेंडर की 2 क्लासेस कैटेगरीज थी, वो मैंने एक साइड पे लिखी। दूसरा था सेक्शन, उसके में 2 सेक्शन के स्टूडेंट थे, 3 होते तो 3 आ जाने थे, वो मैंने कॉलम साइड पे लिख दिया। आपकी चॉइस है, किसी एक को रो साइड पे लिख लें, किसी दूसरी को कॉलम साइड पे लिख, चॉइस है आपकी। इसके बाद लाइक पहली कैटेगरी है मेल सेक्शन ए। आप इस डेटा सेट को देखें, मेल सेक्शन ए, आप ऐसे बना लेना इसको, मेल फीमेल सेक्शन ए सेक्शन बी। मेल सेक्शन ए, आपने एक छोटी सी लाइन लगा दी, ये डेटा वहां लिख दिया, हमने लाइन लगाई। इसका मैंने ये समझाऊं, एक वैल्यू इस सेल में है, एक वैल्यू इस सेल में आ गई, ये मैंने लिखा हुआ, 4 सेल है ना। फीमेल सेक्शन ए की है, ये है फीमेल सेक्शन ए, यहाँ है, ये है फीमेल, यहाँ पर भी एक लाइन लगा दी। इसका मतलब हो गया एक लाइन यहाँ पर, एक वैल्यू जहां पर है। मेल फ्रॉम सेक्शन ए, एक और लाइन लगा ली, इसका मतलब है ये डेटा भी लिख दिया। मेल फ्रॉम सेक्शन बी, एक लाइन इधर लगा ली। फीमेल फ्रॉम सेक्शन बी, मेल फ्रॉम सेक्शन बी, फीमेल फ्रॉम सेक्शन ए, मेल फ्रॉम सेक्शन बी, मेल फ्रॉम सेक्शन ए एंड मेल फ्रॉम सेक्शन बी। यस, मेल फ्रॉम सेक्शन बी। हाँ, ये लाइनें लगा दी, आप क्या करना, इनको गिन दे और गिन के इस सेल में रख दिया। 3 2 4 1 थी ना, देखें 3 2 4 1, इधर 3 सेल, हाँ ये 3 है, ये 2 है, ये 4 है और ये 1 वैल्यू है। 3 2 4 1, ये जो लाइन लगाते हैं ना, लाइन वर्टिकल, इसे टैली बोलते हैं, टैली लाइन। फायदा बताऊं क्या है, डेटा एक दफा पढ़ना पड़ा है, एक दफा, वरना क्या होना था, आपको मैंने कहना था ये सेल बनाओ, इस सेल में कौन आएगा, इस सेल में कौन आएगा, मेल फ्रॉम ए, आपने कहना था 1 2 3, और आपने लिखना था 3। मैंने कहा मेल फ्रॉम बी, आपने फिर डेटा यहां से पढ़ना स्टार्ट करना है, याद है ना। फिर मैंने कहना था फीमेल ऑफ ए, फिर आपने डेटा यहां से पढ़ना है, सारा पढ़ेंगे एक एक करके। और आपको इस 4 सेल में डेटा रखने के लिए 4 दफा डेटा पढ़ना, एक दफा इसके लिए पढ़ना, एक दफा इसके लिए, एक दफा इसके लिए और एक दफा इसके लिए, लेंथी नहीं हो जाएगा। तो ये जो टैली वाला कॉन्सेप्ट है, इसमें हमें डेटा कितनी दफा मैंने पढ़ा है, मैंने तो दोबारा पढ़ा ही नहीं, मैं वैसे एक दफा पढ़ता गया, मैं पढ़ता गया, जिस सेल में वैल्यू आती गई मैं एक टैली लगाता गया, बाद में मैंने टैली गिन के वहां वैल्यूज प्लेस कर दी। ये हो गया वो क्वालिटेटिव डेटा जिसकी क्या है, 2 कैरेक्टरिस्टिक्स नोट की है। एक था उनका जेंडर क्या है, दूसरा क्या था उनका सेक्शन उनका ताल्लुक किस सेक्शन से है। इसको हम कहते हैं बाईवेरिएट टेबल, बाई फॉर 2। मैं फिर बोल रहा हूं, ये कैटेगरीज हैं,
और ये जेंडर एक है और सेक्शन दूसरा है, इसे बाई का है। हो सकता है ये जेंडर होती मेल फीमेल, और यहाँ ब्लड ग्रुप होते हैं ए बी ओ, कि जी कितने मेल का ए है, कितने का बी है, कितने का ए बी है। कोई ब्लड डोनेशन के लिए डेटा इकट्ठा हो रहा था, कितनी फीमेल का ए बी सी है, तो हम ऐसे तो नहीं लिख देंगे सारा, तो उसको प्रॉपर टेबल बना के। अब इसका बनाना है ग्राफ, इसका भी ग्राफ बार चार्ट बनेगा। एक्स एक्सिस पे मेल फीमेल, सेक्शन ए सेक्शन बी भी लिया जा सकता है, कोई एक करेक्टर आप एक्स एक्सिस वाली साइड पे ले लेंगे। अब आप क्या करेंगे, पहले जो डेटा प्रेजेंट करेंगे मेल, आप कहेंगे मेल में तो दो डेटा आ रहा है, एक 3 आ रहा है सेक्शन ए के लिए और 4 आ रहा है सेक्शन बी के लिए। बार बनानी है तो दो बना दें, एक ए के लिए बना दें, एक बी के लिए। ए की बार जाएगी 3 तक और बी की जो बार बनेगी वो 4 तक। कंप्यूटर ने इसको डिफरेंट कलर दे दिए और साथ की दे दे। आप उसको कुछ ऐसे करके बाद में डिजाइन दे सकते हैं अगर आप मैनुअली कर रहे हैं, लेकिन आप तो मेनली तो हाँ मैनुअली, अगर जाहिर है अभी हम मुझसे आप क्लास पढ़ रहे हो तो आपको तो मैनुअली ही बनाना है ना। एग्जाम में भी आ गया तो आपको कैलकुलेटर कंप्यूटर तो नहीं वहां अवेलेबल, तो मैनुअली। अब फीमेल, फीमेल में आप कहेंगे दो है, एक सेक्शन ए और एक सेक्शन बी है, तो दो बार, ये ए की और ये बी की, ये ए की और ये बी की। चूंकि ए कैरेक्टरिस्टिक्स के अगेंस्ट पहले एक एक बार बन रही थी, इस कैरेक्टरिस्टिक एक था ना, इसकी वजह से मैंने इसको कहा था ये सिंपल है। और अब हर कैरेक्टरिस्टिक के अगेंस्ट दो दो बार्स बन रही है, इसको हम वर्ड बोलते हैं मल्टीपल बार चार्ट। तो सिंपल बार चार्ट when there is only one characteristic, multiple bar chart when there is more than one characteristics, more than one, तो उसको हम कह देते हैं कि ये मल्टीपल बार चार्ट की एक एग्जांपल होगी। ये मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन करके लिख दिया। A bar chart is a type of chart which shows the value of different categories as a rectangular bars with different length। तो ये बता दिया कि सिंपल बार चार्ट क्या है। एक थोड़ी सी जरा एक बड़ी एग्जांपल, लोगों से पूछा गया, कुछ वहां पर लोग आए थे किसी जगह पर, उनसे पूछा गया आपका ताल्लुक किस सिटी से है। तो अब रिस्पोंडेंट की जेंडर नहीं नोट की गई बल्कि उनका सिटी नोट किया गया। मैं सारा डेटा नहीं दिखा रहा, मैं डायरेक्ट जो टेबल बना हुआ वो आपको दिखा रहा हूं। 10,355 लोग जो थे वो लाहौर से थे, 4,755 जो थे वो रावलपिंडी से थे, ये फैसलाबाद से, ये सरगोदा से, ये मुल्तान से। वरना तो डेटा इस तरह से रिकॉर्ड होगा जी, पहला शख्स था वो उसने कहा जी मेरा ताल्लुक लाहौर से है, फिर अगला भी लाहौर से था, फिर एक रावलपिंडी से था, फैसलाबाद से था, रावलपिंडी, फैसलाबाद, फैसलाबाद। ये सारा डेटा 10,355 दफा लाहौर आना था। जितना मर्जी डेटा हो, ये सोशियोलॉजी वाले रूरल एरियाज में जाके इस तरह ही डेटा इकट्ठा करते हैं कि किन के घर पक्के हैं जी, पहला घर पक्का था, अगला घर पक्का था, अगला घर पक्का था। पीने का पानी किस घरों में है वो लिखते जाते हैं, वाटर फैसिलिटी अवेलेबल, नॉट अवेलेबल, अवेलेबल, नॉट अवेलेबल, वाशरूम नॉट अवेलेबल, लेकिन बाद में तो वो फिर टेबल बना के लिखते हैं ना। तो एग्जैक्टली ये मैंने डायरेक्टली डेटा सिंपल बार चार्ट बनाने ले, लाहौर का बार इस हाइट पे, ठीक है ना। और सब मैं आपसे अगर फर्ज करे किसी स्टूडेंट ये पूछा कि सबसे ज्यादा रावलपिंडी में लोग हैं या फैसलाबाद में, आप कहते थे कि जी फैसलाबाद ये है 3,000 है, ये मुल्तान है ये 3,100 है। किसी ने कहा यार ये रावलपिंडी में ज्यादा है, नजर तो आ रहा है। सबसे ज्यादा लाहौर में है, फिर रावलपिंडी है, फिर फैसलाबाद है, फिर मुल्तान है, सबसे कम सरगोदा है। अभी किसी ने टेबल पढ़ना स्टार्ट किया था लेकिन उसने फौरन सारी तरतीब भी बता दी, लार्जेस्ट पॉपुलेशन हाईएस्ट किसमें है, स्मॉलेस्ट किसमें है, कौन से दो शहरों की पॉपुलेशन आपस में करीब करीब है, सबसे कम किसकी है। ये सारी इंफॉर्मेशन इसमें है, लेकिन ये ज्यादा नीट रैंकिंग से नहीं लिखा हुआ। तो ग्राफ पोर्ट्रेट करना डेटे को जो है वो इजीली इंटरप्रेटेबल डेटे की फॉर्म में आप नजर ले आते हैं। मल्टीपल बार चार्ट, अभी एग्जांपल दी, अगर हमारे पास सिटीजों और वहां पर जेंडर भी हो साथ,
पहले था जेंडर और सेक्शन। इस एग्जांपल में कह रहे डेटा ऐसे इकट्ठा हुआ है, सिटीज है और हर सिटी में मेल और फीमेल दो दो आ रहे, तो एक जेंडर आ रहा है, एक जेंडर का डेटा है और एक उनका सिटी का है, तो मल्टीपल बार चार्ट होना चाहिए। लाहौर पहले मेल का बार बनेगा फिर फीमेल का, दोनों लाहौर पर बनेगा। रावलपिंडी पर 2 बार बनेंगे तो मल्टीपल बार। अब देखें तमाम शहरों में मेल्स की तादाद ज्यादा है एज कंपेयर टू फीमेल। सरगोदा में मेल और फीमेल का डिफरेंस जो है वो शायद सबसे कम है, काफी क्लोज है ना हाइट में, और सबसे ज्यादा डिफरेंस मेल का जो है वो लाहौर सिटीज में आ रहा है। ये चीजें अगर मैं ये आपसे इधर से सिर्फ एक सिंपल क्वेश्चन करता कि किस सिटी में मेल और फीमेल का डिफरेंस काफी कम है, यानी कि आपस में वो काफी क्लोज है, ये नहीं आपको पता कि ये ज्यादा क्लोज है, ये ज्यादा आपस में करीब है, ये ज्यादा करीब है, कि ये ज्यादा करीब है ना, समझ आ रही है। और देखिए ग्राफ अब आपको ये चीज बड़ा क्लियरली बता रहा है, बड़ी बेसिक सी चीजें हैं, आपने इसको लिखना है, किसी जगह पर लिखना है तो लिखते हैं ग्राफ के जरा इंपॉर्टेंट फीचर। तो आप कह सकते हो द नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल एंड फ्रॉम अ सरगोदा सिटी इज वेरी क्लोज टू ईच अदर। ये शायद इंफॉर्मेशन आपको यहां से ना पता चलती, आप कैलकुलेटर उठा के डिफरेंसेस निकालते तो खैर शायद कुछ बात करते। तो यही बेसिकली ग्राफ के एडवांटेज। अच्छा अगर मैं आपसे फर्ज करें जो इस वक्त टेबल को नहीं मैं आपसे पूछ रहा, इस वक्त जो ग्राफ बना हुआ है इस वक्त, उनसे ये क्वेश्चन किया जाए कि रावलपिंडी में टोटल पॉपुलेशन ज्यादा लोगों की रावलपिंडी में है कि फैसलाबाद में है, इस डेटा के मुताबिक ज्यादा लोग। अब ये तो मेल बताता है सेपरेटली, ये बता रहा फीमेल सेपरेटली, मेल और फीमेल सेपरेटली तो बता रहा है, लेकिन कलेक्टिवली यानी कि टोटल कम से कम ग्राफ में कहीं नहीं। जी बिल्कुल ग्राफ में कहीं टोटल नहीं। अगर हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स एक से ज्यादा हो जाए, जैसे इसमें एक मेल है और एक फीमेल है, एक से ज्यादा, अगर कैरेक्टरिस्टिक एक से ज्यादा हो जाए और हमें उनको अलहदा से तो प्रेजेंट करना ही करना है, लेकिन एट द सेम टाइम हम उनका टोटल भी प्रेजेंट करना चाहते हैं कि साथ उनका टोटल भी प्रेजेंट हो, तो फिर इसके लिए हम अपना ग्राफ चेंज करेंगे और बनाएंगे कंपोनेंट बार्स। ये मल्टीपल आइटम्स के लिए वही डेटा है, लेकिन अब इस डेटे में क्या करेंगे, हमें 2 कंपोनेंट रिप्रेजेंट करने हैं और चाहिए हमारा उसका टोटल भी साथ है। तो डिफरेंस सिर्फ आपने ये करना है, आप मेल का बार बना लेंगे, मेल का बन गया। मल्टीपल में क्या करते हैं, फीमेल का बार यहां से स्टार्ट किया था, बस इसमें ये करना है जब आप एक बार बना दें तो दूसरा बार उसके ऊपर स्टैक करते हैं, उसके ऊपर प्लेस करते हैं। अब आप कहेंगे ये टोटल फिर क्या बनेगा, टोटल बनेगा ये 10,355, 10,355। तो अब देखें 3 इंफॉर्मेशन आ गई, कंपोनेंट्स 1, 2 और सेम टाइम टोटल। ये चीज जो थी इसमें नहीं थी, कंपोनेंट तो थे लेकिन ये कहीं नहीं था। तो ऐसा कोई भी डेटा जिसमें हम देखते हैं कि हमने अलग-अलग कंपोनेंट तो रिप्रेजेंट करने ही करने हैं, लेकिन सेम टाइम उसका टोटल भी हमें रिक्वायर है, तो फिर हम प्रेफरेबली कंपोनेंट बार चार्ट को प्रेफर करते हैं। कंपोनेंट बार चार्ट की मदद से हम डेटे को प्रेजेंट करेंगे। हाँ जी क्लियर ये पॉइंट। अगर किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना हो तो हैंड रेज करें। तो 3 बार्स बनाए, जिसमें पहला था अगर सिंगल कैरेक्टरिस्टिक हो तो सिंपल, एक से ज्यादा हो तो मल्टीपल भी हो सकता है कंपोनेंट भी, लेकिन हमने देखना होता है कि क्या ऐसा डेटा है जिसमें हमें टोटल भी प्रेजेंट करना है, तो फिर प्रेफरेबली कंपोनेंट को हम प्रेफरेंस देंगे। ये हमारे पास आ गया एक डिफरेंट टाइप का डेटा, इसका फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना। और ये इस वक्त डेटा सेट कैसा है, डिस्क्रीट डेटा। इस डिस्क्रीट डेटे का हमें बनानी है
फ्रीक्वेंसी टेबल। क्या चीज है? डिस्क्रीट डेटा ऐसा डेटा जो डेसिमल में वैल्यू ना से सके, हो तो नंबर ही, हो तो नंबर, लेकिन डेसिमल में उसकी वैल्यू जो है वो ना कर सके। और क्या कर सके? डिस्क्रीट डेटा जिसको हम काउंट कर सके, गिन सके, जिसको मेजर कर सके। कंटिन्यूस हाइट मेजर करते हैं, वेट काउंट नहीं करते, मेजर करते हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट मेजर नहीं करते, काउंट करते हैं, इसलिए वो डिस्क्रीट है। कहता है द फॉलोइंग डेटा रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ इन्फेक्टेड प्लांट्स, पौधे को इन्फेक्शन आ गई, खराब हो गए, बीमार हो गए इन्फेक्शन की वजह से, फ्रॉम अ सैंपल ऑफ 20 एक्सपेरिमेंटल प्लॉट्स, खेत प्लॉट्स। कहता है इसको जरा डेटे को टेबुलर फॉर्म में कैसे प्रेजेंट करें। पहला जो फील्ड था, प्लॉट था, वहां पर एक प्लांट के ऊपर इन्फेक्शन थी, हमने काउंट करके लिख लिया। दूसरे में 2 प्लांट डैमेज हो गए थे इन्फेक्शन की वजह से। फिर नेक्स्ट में हमने नोट किया 4 थे, इसमें 3 थे, और यहाँ पर सारे प्लांट्स हेल्दी थे, तो वहां पर 0 प्लांट के ऊपर इन्फेक्शन थी। तो ये चूंकि 20 फील्ड है, प्लॉट्स हैं, तो ये 20 प्लॉट्स की ये डिटेल अवेलेबल है। ये 20 प्लॉट्स की एक एक डिटेल जो है वो सारी की सारी अवेलेबल। एंड देन पूछा गया कि जी इसको जरा एक टेबल की फॉर्म में हम किस तरह से प्लेस करके टेबल की फॉर्म में लिखेंगे। इसको टेबल में लिखने के लिए सिंपल उसी तरह से जिस तरह से आपने मेल और फीमेल को एक साइड पे लिख लिया था, अब मैं यहाँ पर लिख दूंगा नंबर ऑफ इन्फेक्टेड प्लांट्स। तो किसी को रिप्रेजेंट करना है, डेटा में आपने देख लेना है कि मिनिमम वैल्यू कितनी आ रही है 0 और मैक्सिमम वैल्यू 4। अब बाकी चाहे वैल्यू हो ना हो, लेकिन अगर डिस्क्रीट डेटा है तो 0 के बाद नेक्स्ट पॉसिबल नंबर क्या होगा, लेकिन डेटा डिस्क्रीट है। कंटिन्यूस हो तो 0 के बाद शायद 0.1 आ जाए, 0.2 आ जाए, 0.3 आ जाए। लेकिन अगर डेटा सेट डिस्क्रीट फॉर्म में है तो फिर 0 के बाद 1 नहीं आना है, 1। फिर 1 के बाद पॉसिबल नंबर 2 ही आएगा, 2 के बाद 3 और 3 के बाद 4। लेकिन अगर ये कंटिन्यूस होता तो शायद 1 के बाद 0.1, 2 के बाद 0.2, 0.3, 0.4, तो लॉट ऑफ नंबर्स आ जाने थे। लेकिन यहाँ पर यही होगा। इस सेंस में ये एग्जैक्टली कुछ इसी तरह से ही प्लेस हो जाए। आपने देन ये सारे पैटर्न से लिख दिए 0, 1, 2, 3, 4, और इसके अगेंस्ट उसी तरह से वैल्यूज पढ़ते गए, जहां वैल्यूज आते गए लाइन लगाते गए, 0 आता गया लाइन लगाते गए। और एक ट्रेडिशन ये है कि जब 4 टैलीज पूरी हो जाए, 5वीं टैली लगाने के लिए इस यहाँ पर लगाने की बजाय हम इसको क्रॉस करके रखते हैं। बाद में ना हमने गिनना भी है, और उसकी कोई रीजन नहीं, कोई खास रीजन नहीं कि ऐसा क्यों करना। ट्रेडिशन है जब 4 टैलीज हो जाए, 1, 2, 3, 4, 5वीं इधर, 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं और 10वीं इधर, यानी कि 5-5 टैलीज के पैकेट बना देते हैं ताकि बाद में गिनना आसान है। देखिए गिनने में कितनी आसानी, ये 5 है, ये 6 है, ये 4 है, ये 4 है, और ये 1 है, 20 पूरे हो गए, टेबल बन गया। तो फौरन हम गैस करेंगे 6 फील्ड में एक एक प्लांट इन्फेक्ट हो चुका था, और सिर्फ एक फील्ड ऐसा था जिसमें 4 प्लांट पर इन्फेक्शन थी। सबसे ज्यादा इन्फेक्टेड प्लांट 4 थे, और ऐसे फील्ड हमें सिर्फ 1 मिला है। ये नंबर ऑफ फील्ड्स है ना, प्लॉट्स, एक्सपेरिमेंटल प्लॉट्स, टोटल 20 की ये डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो आ गई। तो डेटा डिस्क्रीट हो तो यहाँ पर जो चीज मेंशन करनी है वो उसकी पॉसिबल वैल्यूज और उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी। अब आपको रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का पता है, फ्रीक्वेंसी 5 डिवाइडेड बाय द टोटल 20, आपको एक्सप्लेनेशन भी पता है। टोटल अगर पूरे डेटे पे हमारे पास सिर्फ एक फील्ड होता, फील्ड एक एक्सपेरिमेंटल प्लॉट होता, इतने प्लॉट में कोई इन्फेक्शन नहीं थी, इतने प्लॉट्स में एक इन्फेक्शन थी प्लांट्स पे, इतने में 2 थी, इतने में 3 थी। बिल्कुल आप कह सकते हैं कि सर ये 0.25 प्लॉट्स, इसकी क्या सेंस है, तो परसेंटेज में बदल लो, नाउ इट बिकम्स द परसेंटेज फ्रीक्वेंसी। 25% में कोई इन्फेक्शन नहीं थी, 30% फील्ड में एक इन्फेक्शन थी, 20% में 2 थी, 20% में 3, और 5% प्लांट में 4 इन्फेक्शन आ चुकी थी। 5% प्लॉट्स में 4 इन्फेक्टेड प्लांट्स हमें मिल चुके। तो फ्रीक्वेंसी डेटा या फ्रीक्वेंसी टेबल जो है
वो हमने इस तरह से इसको डिजाइन कर दिया। नाउ व्हाट इज द ग्राफ? ग्राफ इसके लिए भी सिंपल। अब यहां पर आपने सिर्फ नंबर्स लिख दिए और इस साइड पर उसी तरह से फ्रीक्वेंसी, और वो जो जीरो था उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी थी? 56441, 56444 और 1, ठीक है ना? तो आप फौरन कह सकते हो 2 इन्फेक्शन वाले और 3 इन्फेक्शन वाले 4 फील्ड थे। सबसे ज्यादा फील्ड 6 थे जिसमें एक प्लांट इन्फेक्ट हो चुका था। सिर्फ एक फील्ड ऐसा था जहां पर 4 प्लांट्स पे इन्फेक्शन थी और 5 फील्ड बिल्कुल सारे के सारे प्लांट वहां हेल्दी थे, वहां 0 इन्फेक्शन थी। तो डेटा सेट क्वालिटेटिव हो, डेटा सेट डिस्क्रीट हो, दोनों डेटा सेट को प्रेजेंट करने के लिए हम जो ग्राफ यूज करेंगे वो होगा सिंपल बार चार्ट। लास्ट वन है, फिर इसके बाद इसे ऑफ कर देंगे। एक और ग्राफ है जो कि प्रेजेंट करना है। इस ग्राफ में क्या कहा जाता है? इस ग्राफ में हम इसे कहते हैं पाई चार्ट। इस ग्राफ में आप एक सर्कल ले लेते हो, सर्कल, और उसको डिवाइड कर देते हो डिफरेंट सेक्टर्स में, सर्कल, और ये कहलाता है सेक्टर। दिस वन इज अ सेक्टर, 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 इसे मैं सेक्टर बोल रहा हूं, ये सेक्टर्स है। आपने क्या करना, सर्कल लेने, 1 2 3 4 सेक्टर में डिवाइड कर देना। क्या चीज है? द फॉलोइंग डेटा रिप्रेजेंट द यूज ऑफ यूरिया फर्टिलाइजर ऑन डिफरेंट क्रॉप्स। डिफरेंट क्रॉप्स पे कुछ फर्टिलाइजर यूज की गई है। वीट पर 75,000 kg ऊपर नंबर है, शुगर केन में ज्यादा 80 है, मेज में 30, लिंटल्स दालें वगैरह उसमें 15,000 kg, टोटल इतना है। हम कहते हैं इसको जरा ग्राफ की मदद से रिप्रेजेंट करें, बिल्कुल सही है। हम सिंपल बार चार्ट भी बना सकते हैं, लेकिन एक और वे है, मतलब यहां पर सिंपल बार चार्ट, वहीं पर एक और वे कि आप इस डेटा सेट को पाई डायग्राम में बनाएं। पाई डायग्राम में एक सर्कल बनाया जाता है और इस सर्कल के हमने 1 2 3 4 सेक्टर बना देंगे। सबसे छोटा सेक्टर ये बनना चाहिए, सबसे बड़ा सेक्टर उससे थोड़ा कम, और उससे कम ये। तो ये कैसे बनाना है? एंगल के साथ एंगल मेजर करना सर्कल के। तो वीट को कितने डिग्री का एंगल होना चाहिए? सबसे बड़ा एंगल शुगर केन का होना चाहिए, और क्वेश्चन है हाउ मच डिग्री। एंगल ऑफ अ सेक्टर कैसे डिसाइड करें? तो क्या करें? 75 को आप 200 पे डिवाइड कर दें, वो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी की तरह, और याद करें ये बन गया आउट ऑफ 1। अगर पूरे सर्कल में 1 डिग्री होती तो वीट का जो एंगल बनना था वो इतने डिग्री बनना था। डेसिमल में आ जाएगा ना, इतने डिग्री एंगल बनना था वीट का, अगर पूरे सर्कल में सिर्फ 1 डिग्री होती। लेकिन पूरे सर्कल में 1 डिग्री नहीं है, बल्कि वहां है 360 डिग्री। 360 डिग्री होती है ना सर्कल में। इस हिसाब से 135 डिग्री का जो एंगल है वो वीट के लिए बनेगा। अगेन वही कॉन्सेप्ट यूज किया, और मैंने उस वक्त भी कहा था ये बड़ा इंफॉर्मेटिव है, बहुत जगह इसलिए यूज होना है। आपने कहना जी टोटल में से 75, इस कैलकुलेशन का मतलब है हाउ मच आउट ऑफ 1, और इसका मतलब है हाउ मच आउट ऑफ 360 डिग्री, 135 डिग्री। और इसी तरह से इसका बनाना हो तो 15 divided by 200 and multiply by 360 degree, and now it becomes 27 degree. Wheat का एंगल 135 डिग्री, शुगर केन 144 डिग्री, मेज 54 डिग्री, लिंटल्स 27 डिग्री का एंगल बना देंगे तो हम पूरा डेटा एक सर्कल की फॉर्म में प्रेजेंट कर सकते हैं। अब आपको एंगल बनाने के लिए कोई खास प्रोटेक्टर और डी और इस तरह के किसी इंस्ट्रूमेंट, ज्योमेट्री इंस्ट्रूमेंट की जरूरत नहीं है। हमें रफली एंगल्स पता है कि ये 90 होता है, ये 180, यहां से लेके इस तक टोटल 90 डिग्री बनता है। ठीक, तो मैंने अंदाजन 10-10 डिग्री के 9 कट लगा दिया। ये 10-10 डिग्री का कट रफली बना दें, नो प्रॉब्लम। 135 बनाना है, ये 90 है,
100, 10, 20, 30 तो राउंड अबाउट ये बन जाएगा। तो ये जो सेक्टर है ये बीट के लिए कितना 135 डिग्री, 135 डिग्री इट इज फॉर बीट। 135 डिग्री, 135 डिग्री से हमने आगे अब एंगल बनाना है कितना 144 डिग्री। अब मैं कहूंगा कि आप क्या करें, 135 में ये जमा कर लें, 279 बनता है। अगर आप 279 डिग्री तक पहुंच जाएंगे तो आप कहें हम 135 से 144 आगे चले गए तो 279 पे चले गए, तो 279 पे जाके एंगल सेक्टर बना दें। ये 144 डिग्री कहां से, ये 135 डिग्री बनाने के बाद हमने 144 डिग्री और आगे जाना था। तो क्या अगर मैं आपको कहूं 5 पे जाओ और फिर कहूं 15 और आगे जाना है तो आप फिर 15 और आगे जाके कहेंगे कि 20 पे जाएंगे तो 15 और आगे चले जाएंगे। 135 डिग्री पर आ गए, मैं कहता हूं 144 डिग्री और आगे जाओ, आप कहेंगे हम इसमें जमा कर लेते हैं। 135 डिग्री को 144 में जमा करके लिख लेते हैं कि 279 डिग्री पे जाएंगे तो आप 135 से 144 डिग्री जो है वो आगे जा चुके। अब इससे मजीद आगे 54 डिग्री जाना है, इसमें 54 डिग्री जमा कर लें। जब आप 333 डिग्री तक जाएंगे तो इसका मतलब है कि आप इधर से 54 डिग्री मजीद मूव कर लेंगे। राउंड फिगर में मैं कह रहा हूं ना, अंदाजन मैंने निशान लगा दिया कि इधर 333 बन जाएगा। तो देन और ये एंगल में आखिरी बच गया 360 लिंटल्स आ गया। बड़ा ही क्लियर हो गया कि मेनली जो फर्टिलाइजर यूज हो रही है वो इन दो ग्राफ्स में सबसे कम इसका और इसके बाद ये जो सर्कल है ये टोटल भी बता रहा है और हर टोटल का हिस्सा कितना कितना जो है वो यहाँ पर आ रहा है। अब फर्ज करें यही डेटा सेट होता कि जी कुछ डेटा बिजनेस के स्टूडेंट ने, एमबीए के, बीबीए के स्टूडेंट्स ने कलेक्ट किया और उन्होंने डिटेक्ट किया कि कुछ लोग हैं, उनमें से कितने लोग ऐसे हैं जो गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो बिजनेस कर रहे हैं और कितने लोग ऐसे हैं जो जॉबलेस हैं। उनका डेटा लाइक ऐसे में लिख रहा हूं कि जी जो डेटा था इसमें 75 एम्प्लॉइज गवर्नमेंट जॉब में थे, 80 की जॉब जो थी वो प्राइवेट थी, 30 बिजनेस कर रहे थे, मे बी एग्रीकल्चर बिजनेस, और 15 लोग जो थे, टोटल 200 लोगों का ये रिकॉर्ड है। बताएं जी कितने कितने हैं, डेटे से ग्राफ से बताएं तो पाई डायग्राम बना दें। ये जी गवर्नमेंट जॉब वाले आ गए, ये अगला सेक्टर प्राइवेट जॉब वाला आ गया, अगला सेक्टर जो है वो मेस जो है वो बिजनेस वाले लोगों का आ गया। जी बहुत कम लोग जॉबलेस है इस डेटा के मुताबिक, ये इतने जॉबलेस है, ये गवर्नमेंट जॉब है, ये प्राइवेट जॉब है, तो लॉट ऑफ नंबर जो है वो ज्यादा लोग जो है वो प्राइवेट जॉब में है। तो ग्राफ अगर एक ही जगह पर 2-3 ग्राफ शूट करते हो तो हमारी कोशिश होती है कि डिफरेंट ही ग्राफ बनाएं ताकि एक ही जैसी आपको ना वो बोरियत महसूस ना हो, कभी सर्कल बन रहा होता तो कभी ग्राफ है। तो बनाने के लिए क्या करें, क्यूमुलेटिव एंगल ले लें। कैसे, पहला एंगल 135, आपने कहा ना 135 से 144 आगे जाना, इसमें जमा कर, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, क्यूमुलेट करते हैं। कहेंगे जब आप 279 पर जाएंगे तो इसका मतलब है आप 135 से 144 डिग्री आगे मूव करते हैं। 279 से आगे मूव करना 54 डिग्री 333 पे चले गए, 333 से आगे मूव करना 27 डिग्री, तो 360 डिग्री पर आप आ जाएंगे। तो क्यूमुलेटिव एंगल बना के और आप इसकी जो है वो सारी की सारी कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो समराइज कर रहा हूं कि आज के लिए हमने डेटा प्रेजेंटेशन स्टार्ट की कि किस तरह से आपने क्वालिटेटिव डेटा और डिस्क्रीट डेटा टेबल बना के कैसे प्रेजेंट करना है अपने किसी भी प्रॉब्लम के लिए, और फिर उसी डेटे को ग्राफिकली कैसे पोर्ट्रेट करना। जी किसी ने क्वेश्चन करना हो? एनीवन?